अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आजकल सियासी और सहाफ़ती हलकों में एक सवाल बड़ा ज़ोर शोर से पूछा जा रहा है और डिस्कस हो रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान अपना वज़न किधर डालेंगे, अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे या हुकूमत की तरफ जाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से मौलाना साहब मिल सबसे रहे हैं, मगर उनकी अगली मूव क्या होगी वो कानो कान किसी को ख़बर नहीं हो रही है। एक तरफ माजी की सख्त हरीफ PTI मौलाना फजलुर रहमान से फासले कम कर रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत भी मौलाना को मनाने में लगी हुई है। पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक ही दिन में अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। इससे पहले के अंदर की कहानी बाहर आती, चेमगोइयाँ होने लगती कि हुकूमत मौलाना साहब को राम करने के लिए उन्हें काबीना में शमूलियत की दावत देने का इरादा रखती है। अगर मौलाना मान गए तो ईद के बाद वफाकी काबीना में जमीयत उलमाए इस्लाम को जगह दिए जाने का इम्कान है। अब सवाल यह है कि हुकूमत को धांधली की पैदावार करार देने वाले मौलाना के लिए क्या ये आसान होगा कि वो हुकूमत के साथ कोई डील कर लें, हुकूमत का हिस्सा बन जाएं या हुकूमत की बात मान लें। एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद की एहतजाजी तहरीक की सख्तियों के बावजूद अवामी मकबूलियत तो है, दूसरी तरफ हुकूमत का मुमकिना जो पैकेज है वो मौलाना के लिए ज़ाहिर है किसी एक को चुनना यकीनन मुश्किल फ़ैसला भी होगा। सवाल यह है कि मौलाना के पास ऐसा क्या है जो वो सबकी ज़रूरत बने हुए हैं। हर कोई चाहता है कि मौलाना साहब उनके साथ जाएं। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी मौलाना को मनाने में लगी हुई है। वहीं सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की नाराज़गी भी हुकूमत के लिए चैलेंज बनी हुई है। पीपल्स पार्टी हुकूमत के किए गए वादों पर एक तहरीरी मुआहदा वो निकाल लाई है और पंजाब में उन्हें शिकवा है कि उन्हें स्पेस नहीं दी जा रही है। वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी उस पर भी खुश नहीं है। यहाँ पर भी वो कहते हैं कि उन्हें उनके मुतालिबात माने नहीं गए, उनकी जो तजावीज़ थी उनको सुना नहीं गया, उनको ये एहसास नहीं दिलाया जाता, उनको ये फ़ील नहीं कराया जाता कि वो उनके लिए बड़े अहम इत्तेहादी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की ये नाराज़गी बस ऐसी नाराज़गी है या मौका परस्ती है, ये कि मौका देखकर कुछ और बड़ा मांग सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं बात करूँगी, मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब, मौलाना साहब बहुत डिस्कस हो रहे हैं, मौलाना साहब की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। कभी वज़ीर दाखिला मिलते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं, हुकूमत के अपोजिशन के लोग भी मुलाकातें, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के लोगों की पहले हो चुकी हैं मौलाना साहब से मुलाकातें। आपको क्या लगता है मौलाना साहब जो अपने स्टैंड पर खड़े हैं, धांधली की पैदावार हुकूमत, उन्हें इंसाफ चाहिए, ये हुकूमत घर जाए, जिसका मैंडेट है उसको दिया जाए, आपको लगता है कि मौलाना साहब नहीं मानेंगे हुकूमत की बात? भाई आप एक प्रिंसिपल स्टैंड पे हैं और मैं आपके साथ था कि भाई आप कहते हैं कि आपको इंसाफ चाहिए और ये जो धांधली हुई है, तो जहां धांधली हुई है आप कैसे उनके साथ जाके बैठ जाएंगे, मुझे ये बताया। मैं तो आपका इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, आप कैसे बैठेंगे? देखिए ना, आपकी बड़ी एक रिस्पेक्ट है, आप लोग आपको देखते हैं, आपकी बात को सुनते हैं। तो अब आप PTI की तरफ गए, उनके साथ इत्तेहादी बनना या एक अलायंस शो किया, फिर उसके बाद आप इधर आ रहे हैं, आपसे इधर के भी बात कर रहे हैं। आपका तो रेट लग गया ना मार्केट के अंदर। बिल्कुल। तो एक तो रेट आप जब लग गया है तो दूसरे घबरा गए कि शायद आप इधर ही ना चले जाएं। तो वो तो पूरी कोशिश करेंगे, हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि ऐसे जो भी लोग हैं। इसकी वजह क्या है कि मौलाना के पास स्ट्रीट पावर है, मौलाना लोग इकट्ठे कर सकते हैं। 2019 का भी हमने मौलाना साहब का वो धरना देखा था जब इमरान खान की हुकूमत थी, कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो हुकूमत को खौफ किस चीज़ का है? आपको क्या लगता है कि अगर मौलाना अपना वजन डाल देते हैं तहरीक इंसाफ उस अपोजिशन अलायंस के साथ, तो क्या हुकूमत के लिए ज़्यादा कोई टफ टाइम हो सकता है? शाहजी, उस वक्त आपकी इकोनॉमिक हालात जो हैं इतने खराब नहीं थे। आज आपकी इकोनॉमी बहुत खराब है, बेशक इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों के अंदर वो बर्दाश्त का मादा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। और जो स्ट्रीट पावर की आपने बात की है वो मौलाना साहब के पास है, वो अब निकाल सकते हैं इसको और वो इफेक्टिव भी हो सकती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उनके खिलाफ ऐसा कोई एहतजाज हो कि जहां ये एक रिकवरी प्लान पे जा रहे हैं और उसके अंदर स्पैनर्स इन द वर्क्स पड़ जाएं। सो बेसिकली ये और मेन कंसर्न लगता है ये भी हो सकता है, IMF ने भी कंसर्न शो किया था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। आपको पता है हमें IMF का पैकेज चाहिए, IMF के साथ हमारी बातचीत हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि IMF फिर से नाराज ना हो जाए अगर मौलाना साहब भी सड़कों पर आ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये डबल टच है। बिल्कुल IMF ये कहेगी कि अगर इंस्टेबिलिटी आई है, आपकी SMEs और कॉटेज इंडस्ट्री चल ही नहीं रही है, जहां से आपने बेसिक रेवेन्यू जनरेशन करना है, और फिर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला आता है,
तो अगर जुलूस या रोड्स पे लोग आ जाते हैं तो फिर तो काम बिल्कुल खराब हो गया, फिर तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल डाउन द ड्रेन जाती है। सो उसको रख के, इनको रख के मौलाना साहब को, अगर ये आगे चलते हैं और आगे जाके मौलाना साहब को डिच कर जाते हैं, जबकि इनका IMF का एक ट्रांच आ जाता है, मौलाना साहब गेट्स डिच, सो वेयर डज एवरीबॉडी एल्स स्टैंड? बात तो वहीं आ जाएगी कि आप मौलाना साहब को साथ रखना है एटलीस्ट टिल द टाइम कि जहां आपका इकोनॉमिक रिपेयर हो जाए। इकोनॉमिक रिपेयरिंग इस वक्त बहुत स्लो प्रोसेस पे है, बिल्कुल जा रही है बट इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। आपने टारगेट अचीव करके देने, ये जो इतने अरबों का जो टैक्स आप लोगों ने टारगेट रखा है, ये कहाँ किसकी जेबों से निकलना है? आपकी, हमारी, हम लोगों की जेबों से निकल के इस हुकूमत ने टारगेट अचीव करना है, वो भी इम्पॉसिबल लग रहा है। बहुत बड़ा टारगेट रखा है। बिल्कुल सही कहा। और अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि आपने इतनी टैक्सेशन कर दी है जो कि जरूरी भी थी, लेकिन इतनी कर दी है कि आपने कमर तोड़ दी है। अब इस कमर को जोड़ेगा कौन? बात तो यहाँ आती है, इस कमर को जोड़ेगा कौन, रिपेयर कौन लेके आएगा? ये बड़े मुश्किल हालात हैं, मुश्किल वक्त हैं। इसके अंदर या तो एक कौमी सबर आ जाए या एक फिर आप कह लो कि रोड्स के ऊपर लोग आ जाए। ये दो आपके पास चीजें हैं। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनका एक बहुत अहम रोल है, क्योंकि लोग जो मर्जी आप कह रहे, लोग इन्हीं को देखते हैं कि पावर स्ट्रक्चर इनके पास है और इन्होंने अगर मुफाहमत लानी है पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर भी यही ला सकते हैं। अब ये लाएंगे नहीं लाएंगे, तो फिर महमूद अचकज़ई साहब को फिर किस चीज़ का उन्होंने मैंडेट दिया है? महमूद अचकज़ई साहब आपको लगता है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे? क्या उनको एक सोच रही है या उनकी सियासत किसके अगेंस्ट रही है? वो भी आपको भी पता है, हमें भी पता है। और अगर उनके पास मैंडेट है सियासी जमातों से बात करने का, उसके लिए तो PTI मानती नहीं है। तो मैं समझ में नहीं आ रही अचकज़ई साहब के पास मैंडेट किस चीज़ का है? ये इस वक्त इनके पास मैंडेट नहीं है, मेंढक है। और ये जो मेंढक है, इस मेंढक को हमने देखना है कि ये बैठता किधर है। क्योंकि आपने इस वक्त जो आप डायरेक्ट नंबर 1 से बात नहीं करेंगे, आप 3, 4, 5 टियर के ऊपर बात करेंगे एंड ग्रेजुअली आप उसको, ये लोग उसको असेस भी करेंगे, उसको गेज भी करेंगे और देखेंगे कि आगे इनका लाएमल क्या होता है। अगर इमरान ये बात करते हैं और वो फिर वो कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी ले आते हैं तो फिर तो इनकी तो बेइज्जती हो जाएगी। ये तो शक्ल दिखाने के लायक नहीं होंगे। मीर साहब, पीपल्स पार्टी किस मूड में है? पीपल्स पार्टी को और क्या चाहिए? पंजाब में स्पेस नहीं उनको मिल रही है, PSDP के उनके मसाइल हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें वो फील नहीं दी जा रही है, हमें फील नहीं करवाया जा रहा है कि हम उनके बड़े आम इत्तेहादी हैं। तो उनको फील भी नहीं मिल रही है, स्पेस भी नहीं मिल रहा है, ओहदे तो आईनी उनको सारे मिल गए। आपको क्या लगता है और क्या चाहिए? शाजिया, अगर इनको फील नहीं मिल रहा तो इन्होंने अपने फीलिंग्स क्रिएट तो करवाने हैं ना। आप खुल के आए ना कि हम नून के साथ हैं। आप एक वक्त कहते हैं कि हम नहीं हैं, हम साथ हैं, ये है वो है, इस तरह की विशी वॉशी स्टेटमेंट्स जब आती हैं तो टारगेट तो नून ही है ना, पीपल्स पार्टी तो टारगेट नहीं रहेगी। सो बेसिकली अगर इन्होंने आना है तो खुल के आए और बोले जी हम इनके साथ हैं और जो भी अगर गुड और बैड हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस के हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो आना नहीं चाहते क्योंकि ये भी अगला इलेक्शंस देख रहे हैं, मे भी जल्दी हो जाए, मे भी लेट हो, बट ये भी अगला इलेक्शंस देख रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी तो लोगों के आगे आना है ना। इन्होंने तो लोगों को बताना है कि हमने आपको वो पिल्स। लेकिन आपको लगता है नौबत ये नहीं आएगी कि पीपल्स पार्टी बजट पे वोट ही ना करे? ये नौबत नहीं आएगी? मेरा ख्याल आ जाएगी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपनी शक्ल दिखानी है। देखो, पीपल्स पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रही है, राइट फ्रॉम कराची टू लंडी कोतल ये एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रही है। अब इसका क्या बन गया है? रीजनलाइज, मार्जिनलाइज ये एक पॉलिटिकल पार्टी हुई है। अफसोस होता है कि एक ही आपके पास पार्टी आई थी कि जिसने पूरे पाकिस्तान पे एक कॉन्फिडेंस लिया था। अब वो कॉन्फिडेंस इसको बहाल करना है, वो कैसे करेंगे? देखो ना, इन लोगों के ऊपर, कईयों के ऊपर बड़ा बैगेज है। अब इनके पास एक बैगेज फ्री एक लीडर है, बिलावल। आपके पास बैगेज फ्री एक दो और भी हैं इसके अंदर। अगर ये ले जाएं किसी तरीके से तो शायद पीपल्स पार्टी सरवाइव कर जाए इन द लॉन्गर रन। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे, बिलीव मी, लोग तंग आ गए, लोग सबसे तंग आ गए। ये PTI जो बैठती है ना, कहती है हम बड़े हैं, इनसे भी लोग तंग है, लोग सबसे तंग है। सो एट द एंड ऑफ द डे लोगों को रिजल्ट चाहिए और उनको रिजल्ट चाहिए बहुत तेजी के साथ। और वो एक ही तरीका है, ये सब बैठ के मिल के बात करें और लार्जर इंटरेस्ट को देखेंगे तो शाजिया की वरना नहीं बनेगी। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब मेरे साथ। नाज़रीन, मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म दे चुका है।
मुल्की सियासत एक बंद गली में है। ऐसा लग रहा है कि सियासी जमातों की अना मुफाहमत का रास्ता रोके हुए खड़ी है। जहां हुकूमत मुज़ाकरात की बात तो करती है लेकिन प्रैक्टिकली इक़दाम नज़र नहीं आते, वहीं अपोजिशन इत्तेहाद की लीडिंग पार्टी तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए कभी हाँ करती है तो कभी ना के लिए ना करती है और सब सिफर कर देती है। इलेक्शन के बाद से PTI का स्टांस है कि वो मैंडेट चोर यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से बात नहीं करेंगे। बात होगी तो सिर्फ उनसे होगी जिनके पास सारे फैसलों का इख्तियार है, यानी इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन पिछले दिनों चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर ये कहा कि इमरान खान ने सियासी जमातों से लिए डायलॉग के लिए गो हेड दे दिया है और इस प्रोसेस के लिए मोहम्मद खान अचकज़ई उनको चुना गया है, वो इस सारे प्रोसेस को लीड करेंगे। क्या कहा बैरिस्टर गौहर ने, ज़रा देखिए। डायलॉग के सिलसिले में आज खान साहब ने दोबारा इस बात का इरादा किया है कि हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा और हम इंशाअल्लाह ताला अब डायलॉग इत्तेहाद के बेस पे भी इंशाअल्लाह ताला महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अपना डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। इमरान खान की इस आमादगी को किसी ने सुप्रीम कोर्ट के मशवरे से जोड़ा, जिसमें उन्हें कहा गया था कि मामला ठीक करने के लिए सियासी जमातों के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, तो किसी ने हालात की संगीनी से इसको नत्थी किया। फिर कहा गया कि इमरान खान ने जेल से महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल एतमाद के साथ मैंडेट दे दिया है और असद कैसर ने उन्हें मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का भी कहा है। सवाल फिर वही है कि क्या तहरीक इंसाफ हुकूमती जमातों से बात करेगी? जब यही सवाल एक प्रोग्राम में महमूद अचकज़ई से किया गया तो वो जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ से बातचीत करने के लिए वो आमादा नज़र आए। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही। महमूद खान अचकज़ई के इस बयान पर हुकूमत का ये जवाब राना सनाउल्लाह ने दिया। वो बोले कि वो जब चाहें नवाज़ शरीफ से मिल सकते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक टूटता, कोई मेल मुलाकातें होती, PTI की हाँ ना में बदल गई। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात पर गलत बयानी ना की जाए। हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, वो ये कहते हैं कि ऐसा बाहर ना कहा जाए कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं। फिर पार्टी तर्जुमान हसन रऊफ़ ने भी तस्दीक की कि इमरान खान तो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। उमर अयूब ने कहा कि अचकज़ई साहब अपनी मर्ज़ी से जिससे बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। खान साहब से हमारी कल मुलाकात हुई है। एक कंट्रोवर्सी जो कि मीडिया के ऊपर चल रही थी रिगार्डिंग के PTI जो है वो 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो मैंडेट चोर हैं उनके साथ नेगोशिएशन करने जा रही है। तो इस सिलसिले में खान साहब ने बड़े क्लियर अल्फाज में ये बताया है हमें कि इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है। इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियरली बात की है कि हमारे अलायंस के चेयरमैन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब वो किसी से अलायंस के प्लेटफॉर्म से बातचीत करना चाहते हैं, वो बिल्कुल करें, वो अलायंस के प्लेटफॉर्म से है। इस सारी सूरत हाल पर सवाल उठ रहे हैं कि PTI का मुज़ाकरात के लिए पहले इकरार फिर इनकार, क्या ये यूटर्न है, कोई सियासी हिकमत अमली है? सवाल ये भी है कि मुज़ाकरात को लेकर पार्टी के अंदर इख्तलाफ भी कोई चल रहे हैं और पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी और इख्तलाफात को भी लेकर इमरान खान साहब ने सख्ती से हिदायत की हैं कि पार्टी में जो ग्रुप बंदी है इसको ख़त्म किया जाए और अगर किसी ने ग्रुप बंदी की तो मैं उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लूँगा। ये भी खान साहब ने अंदर ये बात की है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन करें तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं अहमद साहब आपका। हुमायूं अहमद साहब, जब सरबराही मुज़ाकरात को लीड करने के लिए आप लोगों ने दे दी महमूद अचकज़ई साहब को, तो ये क्लैरिटी क्यों नहीं दी गई कि उन्होंने बात करनी किससे है? उन्होंने बात सियासी जमातों से करनी है या इस्टेब्लिशमेंट से करनी है? रऊफ़ हसन साहब ये कहते हैं कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से बात करना चाहते हैं तो वो कर लें, तो बात करनी किससे है? सियासी जमातों से बात करनी है अचकज़ई साहब ने या इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सक्यूज मी। अच्छा देखिए, इन सारी चीज़ों में एक चीज़ को पहले दिमाग में रखें कि जो मैंडेट चोरी हुआ है वो तहरीक इंसाफ का मेनली चोरी हुआ है और चोरी करने वाले 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। खैर पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं है, लेकिन चले कह देते हैं, एक पीपल्स पार्टी है, एक PMLN है और एक MQM है। अब मेरे इनके खिलाफ बायस है, एज अ पॉलिटिकल लीडर मेरे इनके खिलाफ बायस है, लेकिन हालात
पाकिस्तान के और बाकी लोगों के लिहाज से मुझे कहा जाता है कि आप इनसे बात करो, और मैं इनसे बात इसलिए नहीं करना चाहता कि ये चोर हैं, इन्होंने मेरे घर में चोरी की है। अगर वो अपने तई भी बात करते हैं, जैसे कि रऊफ हसन साहब ने भी कहा, अगर अचकजई साहब अपनी मर्जी से या पर्सनल कैपेसिटी में भी बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून से, तो इस बात की क्या गारंटी है कि खान साहब वो चीज़ मान जाएंगे? जब खान साहब ने उनको अपनी तरफ से मैंडेट ही नहीं दिया है, तो किन बेसिस पर वो खुद से बात कर सकते हैं? फिर आप लोग मान जाएंगे उनकी बात? आप देखिए इस तरह ये कि वहां पे ये 3-4 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जाते हैं। आप अगर मुझसे मेरी राय पूछे ना, और मैं पीछे हिस्ट्री देखूं और उनमें से 2 चीजें देखूं, एक 2008 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जमात इस्लामी के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हम मुशर्रफ के अंडर इलेक्शंस नहीं करेंगे, उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने वादे से खिलाफी करके बीच में से भाग गई। ठीक है। अच्छा, फिर रिसेंटली चले जाते हैं, साल पहले की बात है, यही PMLN, यही पीपल्स पार्टी वाले यही सारे कहते थे कि पंजाब और KP से इस्तीफे दे दो तो हम आज इलेक्शंस करवा लेते हैं। तो जब हम लोगों ने इस्तीफे दे दिए, नॉट बिकॉज ऑफ देम, हमने वो वैसे ही करना था, लेकिन बिकॉज हमने दे दिए, तो उस वक्त अगर इनका वर्ड ऑफ ऑनर होता तो ये जरूर दे देते। लेकिन जब जिन लोगों का वर्ड ऑफ ऑनर नहीं है, मैं सवाल उठाता हूं कि मैं क्यों उन लोगों से बात करूं। अगर आप मुझसे अचकजई साहब को सरबराही क्यों दी है पार्टी ने? उनको सरबराही एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की इजाजत है उनको, क्या वो करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ये अगर मैं एक किसी शख्स को नापसंद करता हूं, मैं उससे बात नहीं करना चाहता और किसी मजबूरी के तहत बात करनी पड़ रही है, तो ये अक्लमंदी है कि मैं डायरेक्ट बात ना करूं। ये बहुत बड़ी अक्लमंदी है। तो अगर लेकिन मसला ये है ना कि आप लोग तो समझते हैं कि हल मामलात का जो हल है, मसाइल का जो हल है, वो इनसे बातचीत में तो निकलना ही नहीं है। खान साहब तो आज भी अपनी बात पे अड़े हैं। वो कहते हैं कि बात करने का फायदा तो उन लोगों से है जिनके पास इख्तियार है, ताकत है। देखिए, इस तरह है, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है ना, अगर आप मुझसे पूछें, उसमें पॉलिटिशियंस डेफिनेटली बीच में शामिल है, लेकिन उसमें जुडिशरी और जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्योंकि कभी अगर हम कह रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, कभी, और खासतौर पे अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब को देखें, उन्होंने कोई 9 दफा मुख्तलिफ हुकूमतों के खिलाफ प्रॉक्सी बने हैं और फिर डील करके फिर आते गए हैं। तो मियां नवाज शरीफ का तो ये वतीरा रहा है कि ये पिछले 40 साल में 9 दफा इन्होंने लोगों की हुकूमतें गिरवाई हैं और फिर अपनी डील करके अपनी। तो मसला ये है कि आज आपकी भी उम्मीदें उधर ही लगी हुई हैं, जिनसे वो डील करते रहे हैं, उम्मीदें आज भी आपकी भी उधर ही हैं। प्रॉब्लम देखिए इस तरह है कि द फैक्ट इज, जिसे हम कहें, एक चीज होती है आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, एक होती है रियल पॉलिटिक्स। रियल पॉलिटिक्स का जो रियल प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, वो हमारी जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, वो अपनी जगह पर बजा है। जुडिशरी ने बहुत सारे गलत चीज़ों को एंडोर्स करके पाकिस्तान में जिस लिहाज से नज़ीर ज़रूरत की जो जजमेंट थी, या जिस लिहाज से ज़ियाउल हक को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था या मुशर्रफ को किया था, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जुडिशरी के गलत रोल थे। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट ने भी रोल अपने इसी तरीके से। आखिरी सवाल का जवाब दे दें, ईद के बाद उम्मीद है कि मौलाना आपके साथ मिलकर को बात बन जाएगी कि वो मौलाना साहब आप लोगों के अलायंस के साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक चलाएं? देखिए, मैं ये समझता हूँ, अगर आप मुझसे पूछे ना, तो ये मौलाना साहब के लिए एक क्रॉस रोड्स है, उनकी पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा क्रॉस रोड्स है। वो इस तरह है कि मौलाना साहब की एक अच्छी स्ट्रेंथ है, उनकी डेफिनेट स्ट्रेंथ है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ पूरे पाकिस्तान में इतनी नहीं होती जितनी बाज़ छोटे जगहों में होती है। PTI की भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर मौलाना साहब, स्ट्रीट पावर है ना उनके पास, स्ट्रीट पावर, देखिए PTI की भी है और उनकी भी है, ठीक है, लेकिन PTI की पूरे पाकिस्तान में, दैट इज वाई पूरे पाकिस्तान में उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है हर जगह पे है। मौलाना साहब की खास पॉकेट्स में हर जगह नहीं है, ठीक है।
अगर मौलाना साहब थोड़ा सा यहाँ पे दानिशवरी से काम लेते हुए इस वेव के ऊपर राइड कर गए, वो होता है ना जो सर्फिंग करने वाले होते हैं, वो वेव का इंतजार करते हैं, जब वेव आती है ना उसको सर्फ करते हैं। तो अगर उन्होंने इस वेव के ऊपर सर्फ कर लिया तो उनका कद बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये एक बहुत अच्छी बात होगी कि वो। बहुत शुक्रिया हुमायूं अहमद साहब, तहरीक रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद साहब मेरे साथ थे। नाजरीन, बजट को लेकर कहीं इत्मीनान है, तसल्ली है, तो कहीं बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। हुकूमत का ये दावा है कि बजट मौजूदा मुआशी हालात में ये बेहतरीन बजट है। वो विफाकी बजट को न सिर्फ आवाम दोस्त बल्कि कारोबार दोस्त भी कह रहे हैं, जबकि मुआशी माहिरीन इसे बजट कम और टैक्सेस की भरमार ज़्यादा कह रहे हैं। बजट पर एतराज़ उठ रहा है कि हुकूमत ने अशराफिया पर हाथ डालने की बजाय एक बार फिर आवाम की जेबों पर ही डाका मारना मुनासिब समझा है। बजट पर एतराज़ उठ रहा है कि हुकूमत ने 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ सेट तो कर लिया, मगर ये वसूल कैसे करना है, खासा परेशान कुन है। बजट पर एतराज़ उठ रहा है कि हुकूमत ने टैक्स नेट को बढ़ाने की बजाय पहले से टैक्सेस देने वालों पर ही मज़ीद 40% टैक्सेस का बोझ डाल दिया है। ये एतराज़ उठ रहा है कि मुल्की बरामदात पहले ही कम है, ऊपर से एक्सपोर्ट्स पर टैक्स यकदम 1% से बढ़ाकर 40% तक कर दिया है। बजट में जहां कैपिटल गेन टैक्स फाइलर के लिए 15%, वहीं नॉन फाइनल के लिए 45% तक टैक्स कर दिया गया है, जिस पर एतराज़ उठ रहा है कि भारी टैक्स लगाकर हुकूमत कैसे फाइलर और नॉन फाइलर्स की तफरीक को ख़त्म करेगी। इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर पर 18% सेल्स टैक्स लगने से पैदावारी लागत में जहां बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, वहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टर्नओवर टैक्स के नफाज से सनती पहिया ज़ाहिर है ये भी इस पर भी असरात नज़र आएंगे। सवाल यह है कि बजट में सनतों के लिए कोई रिलीफ है, ना टैक्सेस में कोई छूट है। ऐसे में पहले ही तबाही के दहाने पर खड़ी जो इंडस्ट्री है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। और तो और आज प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब में कह दिया कि अगर हमने अपना ये टारगेट अचीव कर लिए तो ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी होगा ये IMF पैकेज। इसके बाद उनका कहने का मतलब ये था कि इसके बाद हमें IMF जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जहां सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट कमी का ऐलान किया, वहीं ये उम्मीद दिलाई कि ये प्रोग्राम IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा देखिए। आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह 2017 में IMF को खैर बात कह दिया था, इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे और तरक्की की दौड़ में अपने हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। समझ में नहीं आता, कर्ज वापस करने के लिए कर्ज लेने पड़ते हैं और उन कर्ज़ों पर सूद की अदायगी लेने के लिए आप लोगों को कर्ज लेने पड़ते हैं, तो कैसे आप ये इतने वसूख से कह सकते हैं कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। IMF का इतना कर्ज वापस कैसे करना है आप लोगों ने? क्या ये वाकई आखिरी प्रोग्राम साबित होगा? क्योंकि पाकिस्तान IMF से अब तक 23 प्रोग्राम तो ले चुका है। हर बार हुक्मरान यही यकीन दिलाते हैं कि ये आखिरी बार होगा, लेकिन ये सिलसिला तो आज तक जारी है। कैसे ब्रेक लगेगी इसको? ये जो प्राइम मिनिस्टर का आज का दावा है, वादा है, हमें तो एक मजाक से कम नहीं लग रहा है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप मोहम्मद आरिफ हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब में कहा वो बड़े सेटिस्फाइड लग रहे थे, मुश्किलात का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन जिस वसूख से और जिस कॉन्फिडेंस से वो ये कह रहे थे कि ये मैं वादा करता हूँ ये जो टारगेट हम लोगों ने दिए हैं ये अचीव कर लिए, तो ये पाकिस्तान की तारीख का IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। आप अग्री करते हैं इस बात से? क्या इतने ये एक साल में हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, चंद महीनों में बेहतर हो जाएंगे, इतने जो कर्ज हैं वो हम दे पाएंगे? कर्ज़ों उतारने के लिए कर्ज लेते हैं, फिर उन पर सूद की अदायगी के लिए हम कर्ज लेते हैं, क्या लगता है आपको? आई थिंक इसमें ज़रा कुछ अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है। ये जो प्रोग्राम लेने जा रहे हैं IMF का, वो 3 से 4 साल का होगा, तो वो ख़त्म होगा तो वो 3-4 साल के बाद जो है हम कह सकेंगे कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा। जो ये मुतमईन लग रहे थे या जो बजट पेश करके और मार्केट्स ने भी उसको सेलिब्रेट किया, उसके सबसे बड़ी वजह मेरी नज़र में ये है कि वो IMF की कंडीशनलिटी से ये बजट हमारा अलाइंड है।
और ये बजट के पेश होने पर ये कॉन्फिडेंस है कि वो IMF के साथ जुलाई में जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो अचीव कर लेंगे। और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अचीव हो जाता है तो फिर ये जो एक्सटर्नल अकाउंट का प्रेशर है पाकिस्तान पे वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और वैसे मैं ये समझता हूँ, बेशक हम हमेशा ये बात करते हैं कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, मैं जब चीजों को देखता हूँ तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF के अंडर जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। तो हमेशा हमने देखा है कि वहाँ डिसिप्लिन रहती है, क्योंकि जब भी वो IMF प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं तो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। फिर ये 18 बिलियन डॉलर की जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट कर देते हैं, और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे लिए जहर कातिल है। तो इसका मतलब ये है कि हम छांटे के बगैर चलने वाली कौम नहीं है। जब तक हमारे ऊपर कोई डंडा लेके खड़ा नहीं होगा, हमें अपना डर खौफ नहीं डालेगा, हम अपने हालात दुरुस्त की तरफ नहीं खुद से लेके जा सकते, विच इज रॉन्ग। मेरा यही मानना है कि पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली इसी तरह चल रहा है। हमारा पॉलिटिकली भी इसी तरह चल रहा है कि हम डंडे से जो है वो ठीक चलते हैं। इसके अलावा हमने बहुत कोशिश की रियल डेमोक्रेसी की, वो हमें सूट नहीं करती। और इसी तरह ये बिल्कुल हम IMF फ्री जो है उसमें अक्सर हमने देखा है कि हम जो है वो लड़खड़ा जाते हैं। लड़खड़ा इसलिए जाते हैं कि फिर वो हमारे पॉलिटिशियन में इतनी डेप्थ नहीं होती कि वो अपने तय जो है वो डिसिप्लिन को फॉलो करें। तो वो आपको डिसिप्लिन फॉलो करवाते हैं तो चीजें बेहतर होती है। देखिए जून 23 में जब प्राइम मिनिस्टर ने IMF की MD से हाथ मिलाया और फिर उनकी कंडीशनलिटीज केयरटेकर गवर्नमेंट ने उसको पूरा किया, तो आप देखें चीजों में हमारी स्टेबलाइजेशन आना शुरू हो गई। रुपया जो है वो स्टेबल हो गया, आपके रिजर्व्स जो है वो बढ़ने लगे, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेहतर हो गया। तो ये सारे इंडिकेटर हैं कि अगर हम रुपए को मुस्तहकम होने में, तो आपको पता है वो जो एक ऑपरेशन सा शुरू हुआ था, वो जो डॉलर की स्मगलिंग को रोकना, दैट वाज अ बिग फैक्टर। वो एक बड़ा फैक्टर था कि हमारा रुपया उससे काफी ज्यादा स्टेबल हुआ था। ये तो हमेशा हो सकता था ना, जो अभी किया है तो वो पहले क्यों नहीं कर पाते थे? मतलब अगर यही था, ये तो अपने हाथ की बात हुई। तो वो तो और ज्यादा जो है इसको ब्लेम जाता है हुकूमत के पास में, ये क्यों नहीं किया? देखिए सबसे जो बड़ी खराबी और जो सब लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं वो महंगाई की। तो महंगाई जो हुई इसलिए कि आपका ये है कि रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो हमारे अगेंस्ट चली गई बहुत ज्यादा। और रुपया डीवैल्यू हो गया, और ये सारी महंगाई जो है वो रुपया डीवैल्यू होने की वजह से जो है वो हुआ है। तो वो तो हमें मार पड़ गई और हिट लग गया। तो वो अगर आप जिस तरह कह रही हैं कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से हो सका, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर तो चाहिए था पहले लें, जिन लोगों ने भी इसको लिया है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। हाँ, तो ये हुकूमत का सेटिस्फेक्शन एक लेवल आप कहें, ये सिर्फ इस वजह से है कि IMF के साथ मामला सेटल्ड होने जा रहे हैं इस बजट के बाद, इस बात का सेटिस्फेक्शन हमें उनके चेहरों पे, बातों पे नजर नहीं आई कि ये हम टारगेट अचीव कर लेंगे। अब आप देखें ये जो इतना बड़ा 12,970 अरब का टैक्स टारगेट जो रवा माली साल के मुकाबले में 38% ज्यादा है, और मतलब कि पिछले साल का जो हमारा टारगेट था उसमें से भी 100 से 150 अरब अभी हम खसारे में हैं। तो ये टारगेट इतने आसान है अचीव करने? जी मैं समझता हूँ, देखिए 9,400 का टारगेट भी जब था तब भी सब यही कह रहे थे। हालांकि ये साल हमारा इतना कोई अच्छा नहीं गया बिजनेस के लिहाज से, इसके बावजूद ये 9,300 या 9,250 का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी तो कुछ दिन बाकी हैं कि ये पूरा हो जाएगा। मुमकिन है कि ये पूरा ही हो जाए, जो एक रिकॉर्ड है कि 30% का इंक्रीज है। हम बहुत पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अंडरसेल करते हैं। ये जो सारे मेजर्स उन्होंने दिए हैं, देखिए एक सबसे पहले तो उन्होंने पेट्रोलियम पे जो है वो लेवी का बजट किया, वो 650 अरब तो सिर्फ वही है। बिल्कुल। फिर GST को जो एडजस्टमेंट करने का कोई 450 बिलियन का तो बजट यही है। ये तो उनके बिल्कुल हाथ में है ना। ये 25 करोड़ आवाम ऑयल तो खरीदती है, और उसके ऊपर अगर वो लेवी लगा दी उन्होंने तो ये तो पैसे हासिल हो जाएंगे। फिर उसमें से जो 1600 अरब हैं, 1500-1600 अरब, वो तो इन्फ्लेशन की वजह से वो कुछ भी ना करें तो उसमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जो टैक्सेस लगाए हैं वो ऐसे नहीं है कि जो है उसमें
वो रिकवर ना हो सके। हाँ, ये मायूसी है कि लोगों को कि अभी भी आप एग्रीकल्चर में या रिटेल में जो खातिर ख्वाह इकदाम करने थे वो खातिर ख्वाह इकदाम नजर नहीं आते। तो उस वजह से लोगों को शिकायत है कि आपने दूसरी जगहों पर तो टैक्स लगा दिया, लेकिन ये लेकिन आप ये भी देखिए ना, एक तरफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम लेवी की मद में पैसे इन्होंने इकट्ठे करने, दूसरी तरफ हमें ये नवीद सुनाते हैं कि पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है। जब आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है उसके समरात आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरे हाथ अब आवाम से जेबों से निकलवा तो रहे हैं पेट्रोलियम लेवी की मद में। एक हाथ दे रहे हैं, दूसरे हाथ ले रहे हैं। वो ले रहे। मैं उसको यूं देखता हूँ कि ये जो पेट्रोलियम लेवी या जो ले रहे हैं, तो देखें ना, ये 25 करोड़ आवाम जो है वो ये पे कर रहे होते हैं ना अपनी हैसियत के मुताबिक। जो जितना ऑयल खर्च करेगा उतना वो पे कर रहा होगा। तो वो अमाउंट ऐसा बन जाता है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू बड़ा मिल जाता है, लेकिन उसका बोझ जो है वो इतना बड़ा नहीं होता। ऐसा होता है कि जो बेरेबल है। तो इस वजह से जिसको हम कहते हैं ना कि वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स है मेरी नजर में। सही। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे मुल्क की मैशियत में। अगर मैशियत बेहतर होगी उसका भी डिपेंड करता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। लेकिन आप सिर्फ मई के महीने में देख लें, जो स्टेट बैंक ने जो फिगर्स दिए हैं कि सिर्फ मई में 4 अरब 95 करोड़ डॉलर की जो प्रोडक्ट्स थी वो हम लोगों ने इम्पोर्ट की हैं, जबकि 2 अरब 84 करोड़ डॉलर की अशिया हम लोगों ने एक्सपोर्ट की हैं। ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का फ़र्क है, जब आप बिजली भी महंगी करने जा रहे हैं, जब इस बजट के बाद महंगाई का एक तूफान आएगा, तो फिर हम कैसे ये एक्सपेक्ट करें कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगी। इन हालात से तो इंडस्ट्री बंद होगी, तो फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप है ये तो बढ़ता जाएगा। नहीं बीबी, देखिए ये जो बिजली का तो प्राइस कम हो गया ना। बिजली का तो प्राइस उन्होंने आज अपनी स्पीच में भी कहा कि 10.5 रुपए पर यूनिट उन्होंने इंडस्ट्री के लिए कम कर दिया। तो उसमें तो कोई महंगाई के तूफान का बायस नहीं बनता है इसकी वजह से, बल्कि उसमें कमी आनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 1.5% कम किया है। मुझे लग रहा है कि अगले जून तक ये 5-7% और कम हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। तो ये दो बड़े हमारे हेड हैं कि एनर्जी कॉस्ट हाई होना, इंटरेस्ट रेट हाई होना, और फिर टैक्स रेट हमारे यहाँ चूंकि सुपर टैक्स की वजह से टैक्स रेट हाई है। अगर उसको भी रेशनलाइज होता तो वो ज्यादा जो है वो अच्छा होता। तो मैं ये समझता हूँ कि मेन चीज ये है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये बिजली और जो है वो इंटरेस्ट जो है वो सरफहरिस्त है, और उनमें कमी होती है तो ये कॉम्पिटिटिव होंगे। टैक्स तो जब लगता है ना, जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स करेंगे तो फिर टैक्स लगेगा। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा ही नहीं तो फिर टैक्स तो जो है वो नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को। तो उस लिहाज से अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई तो हमारी जो बरामदात में जो है उसको सपोर्ट। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब हमारे साथ है, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।